जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। इसी तैयारी के क्रम में आज आप लोगों का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को कराने जा रहे हैं। आशा है इसमें से सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। आप लोग अगर चैनल पर को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो बिना कोई समय गंवाए हुए बेटा हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर और इसको देखते हैं कि कैसे कौन कौन से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। इसमें कह रहा नहीं चलाया और हम लोगों को क्या बताना है कि कौन सा आंदोलन नहीं चलाया है। तो इसमें देखिए, असहयोग आंदोलन, इसे भी महात्मा गांधी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे भी चलाया था। चंपारण आंदोलन, ये महात्मा गांधी का भारत का पहला आंदोलन था। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन की तो ये अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। फिर है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसमें है फ्रांस की क्रांति हुई थी, या फिर नेपोलियन का उदय हुआ था, या फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ था, या फिर निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था बेटा? इसमें आप लोगों का 1789 में आपको याद होना चाहिए, जब फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई तो उस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। प्रश्न नंबर 3 है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। ऑप्शन है ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, भीमराव रामजी अंबेडकर, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो बेटा जो गुलामगिरी के लेखक थे ये हैं ज्योतिबा फुले जी हैं। कौन हैं? ज्योतिबा फुले जी हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पेपर की खोपड़ी में 11 मार्च वाले पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। 100 का 100% अब की बार एसएसटी में आएगा, इसलिए अंतिम तक जुड़े रहिए। और मेरा दावा है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय का नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो के बाद में आप लोगों को एक मैप भराने का वीडियो भी दिया जाएगा। फिर है 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, या प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो इसमें से कौन सा था बेटा? इसमें से अगर हम लोग देखें तो चौथे का जो आपका उत्तर होगा, इसमें कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था, इसलिए इसमें ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना क्या ब्रिटेन में हुई थी, या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, या फ्रांस में हुई थी, या भारत में हुई थी। तो इसका जो बेटा है इसका उत्तर सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक श्रीलंका में पूछ रहा है, क्या तमिल है, या फिर ईसाई है, या फिर सिंघली है, या फिर मुस्लिम है। तो बेटा अगर हम बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में ईसाई हैं। कौन है? ईसाई हैं, अल्पसंख्यक हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है। अब पूछ रहा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बार बार पूछा भी गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा। यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण है, मतलब सारी शक्तियाँ एक जगह हैं। या फिर संविधान लचीला है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ शक्तियों का ना विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखिए, केंद्र का सरकार है, राज्य है, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर ग्रामीण पंचायत है, ग्राम पंचायत यानी नगर निगम है। तो यहाँ पर क्या है? केंद्रीकरण किया गया है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य मतलब कि आपका
जो राज्य होता है, तो मणिपुर या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली या त्रिपुरा। तो अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। मतलब राजनीतिक दल किस व्यवस्था के लिए आवश्यक शर्त है? क्या राजतंत्र के लिए है, या लोकतंत्र के लिए, या तानाशाही के लिए, या सत्तावाद के लिए? तो अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोगों का राजनीतिक दल आवश्यक है, ये कहाँ पर है? ये लोकतंत्र में है। कहाँ पर है? लोकतंत्र में है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से नहीं है मतलब जनमत। तो भैया लोकतंत्र में वोटिंग होता है ना, तो वोटिंग होता है, इसलिए जनमत तो आवश्यक है। राजनीतिक दल, जब वोटिंग होगा तो अलग अलग राजनीतिक दल भी होंगे। उत्तरदायी शासन, ये भी होता है, क्योंकि अगर शासन सही से नहीं किया गया तो अगले 5 साल में सरकार बदल दी जाएगी, जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो होता है। बहुसंख्यकों का शासन, ये वाला आपका नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही और हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज धात्विक है? अब ऑप्शन है कोयला, कोयला ईंधन के रूप में लिया जाता है, अभ्रक है, चूना पत्थर है, और लौह अयस्क है। तो धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज बेटा आप लोगों का है अभ्रक। क्या है? अभ्रक है। अब अगर हम बात करें कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आप लोग जानते हैं कि अब ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? हमसे पूछ रहा है कि कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ये सारे प्रश्न ना सीधे ऐसे बोर्ड परीक्षा में छपेंगे आपके, और वहाँ पर थोड़ा सा भी हमें गलत करके नहीं आना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना है अंत तक, और रिवीजन ये वाला बहुत फास्ट वे में मैं करा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन करना है। तो इसमें ऑप्शन है सीमेंट है, एल्युमिनियम है, लोहा एवं इस्पात है, कागज़ है। तो इसमें बेटा अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम में बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? सेवा क्षेत्रक मतलब अब देखिए प्राथमिक क्षेत्रक है कि द्वितीयक क्षेत्रक है कि तृतीयक है कि चतुर्थक है? तो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है बेटा, प्राथमिक में आ जाता है पूरा कृषि उत्पाद। और अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्रक की, तो इसमें कृषि उत्पाद से जो बनने वाले हैं। सेवा क्षेत्रक में जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, ये सभी चीज़ें सेवा क्षेत्रक में यानी तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो क्या है इसके विभाजन का आधार? क्या है? रोजगार की शर्तें हैं, या फिर आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति है, या उद्यमों का स्वामित्व है, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या? तो बेटा उद्यमों का स्वामित्व है। चलिए देखिए, अगर आपको पत्थर पर प्रहार करना है तो आपको पत्थर बनना पड़ेगा, इसलिए ऊबना नहीं है, भागना नहीं है, एकदम से जुड़े रहना है अंत तक। और मेरा दावा है इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध है। एजेंडा 21 का संबंध अगर देखा जाए तो किससे है? ओजोन क्षरण से है, या फिर जलवायु परिवर्तन से है, या वैश्विक तापन से है, या सतत पोषणीय यानी संधारणीय विकास से है? तो किससे है? तो ये बेटा आपका है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। अब अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है। कब बना था? 1980 में कि 1990 में कि 1986 में या फिर 2001 में? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम या संरक्षण अधिनियम ये बना था 2001 में। कब बना था? 2001 में बना था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी।
तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, या 1980 में, या 1970 में, या 1990 में? तो ये हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव हो, यानी सजीव हो। ऑप्शन है लोहा, तांबा, मत्स्य पालन और चट्टानें। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें मत्स्य पालन, मछली ही तो सजीव है, बाकी जो हैं वे सभी क्या हैं? निर्जीव हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? सर्वोच्च पूछ रहा है। अब ऑप्शन दे रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। तो 20 वाले का अगर हम लोग उत्तर देखें तो 20वें का उत्तर क्या है बेटा? सी है, यानी कि श्रीलंका है। ठीक है, ये हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोड़ना एक भी नहीं है, और ना ही बोर्ड परीक्षा में हमें कोई भी प्रश्न गलत करके आना है। एकदम से सभी प्रश्नों को 100% सही करके ही आना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में अब ऑप्शन देखिए, हिटलर, बिस्मार्क, या फिर मुसोलिनी, या फिर गैरीबाल्डी। तो इसमें अगर मुख्य भूमिका की बात होगी तो वो किसकी थी? बिस्मार्क की थी। किसकी थी बेटा? बिस्मार्क की थी। अब अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? आप लोगों को याद होना चाहिए कि चौरी चौरा की घटना में कुछ आंदोलनकारियों ने, जो असहयोग आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो वहाँ पर देखिए, और उसके बाद परेशान हो, मतलब दुखी होकर के गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना को के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और ये घटना कब की है? तो ये 4-5 फरवरी दिखाता है। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी की रात में हुई थी। तो वहाँ पर कुछ जगह 5 फरवरी बताया जाता है, कुछ जगह 4 फरवरी बताया जाता है। और अगर हम बात करें कि हुआ क्या था, तो उससे असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगले स्लाइड पर चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। कौन सा प्रश्न है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या 1875 में हुआ था, या 78 में हुआ था, या 80 में, या 85 में? तो इसका सही जवाब होगा बेटा 1878 में। कब हुआ था? 1878 में हुआ था। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें कि ब्रिटेन में कार्न कानून यानी मक्का उत्पादन के लिए जो कानून हुआ था, उसको समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? अब देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि कृषि उत्पादकों में अधिकता, या फिर जनसंख्या में वृद्धि, या फिर कारण आयात पर नियंत्रण, आयात मतलब बाहर से मंगाना, या फिर उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो देखिए, उत्पादकों में अगर अधिकता होगी तो निर्यात किया जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आवश्यकता बढ़ेगी, आयात पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर जो होगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध किया गया था बेटा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का आरंभ कब से हुआ? ऑप्शन है 1928, या 1929, या 1930, या फिर 1932। तो आर्थिक महामंदी की जब बात की जाती है तो ये हुआ था 1929 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूँ, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी आने वाला नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो बेल्जियम किसके साथ सीमा साझा करता है? क्या ये इटली के साथ साझा करता है, या स्विट्ज़रलैंड के साथ में साझा करता है, या फिर लग्जमबर्ग के साथ में, या फिर स्पेन के साथ में? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि लग्जमबर्ग जो था ये बेल्जियम से सटा हुआ एक देश है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है? लग्जमबर्ग है। बेटा क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि या विदेशी कार्य? तो अगर हम बात करें व्यापार, शिक्षा और कृषि की, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं, मतलब इनकी देखभाल राज्य भी करता है और केंद्र भी करता है, यानी संघ भी करता है। और विदेशी कार्य जो है ये किसका है? ये है संघ का विषय है, क्योंकि विदेशी कार्यों का जो कार्य होता है ना, ये कौन करता है? तो ये संघ करता है।
अगला प्रश्न है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, तो कहाँ सुनिश्चित किया गया है? स्थानीय निकायों में, या लोकसभा में, या राज्यसभा में, या राज्य विधानसभाओं में। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण, कहने का मतलब क्या है, आरक्षण है, वो स्थानीय निकाय के चुनावों में है। आपने देखा होगा कि प्रधानी की सीट कभी महिला हो जाती है, महिला सामान्य, तो कभी महिला पिछड़ी, यानी ये स्थानीय निकायों में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्थानीय निकाय वाला। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न ऐसे है ना कि ये सीधे आपके छपेंगे बोर्ड पेपर में, देख लेना। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर जी बहुत बेहतर पेपर गया है, जो आपने पढ़ाया था वही सब आया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? विपक्षी दल ये होता है, जैसे एक दल होता है जिसकी सत्ता में सरकार बनती है, जिसका बहुमत होता है। दूसरा दल मतलब बहुमत वाले दल से कम, और अन्य सभी दलों से जो सबसे ज़्यादा सीट होगा तो उसका होगा। यानी वर्तमान में देखा जाए बेटा तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का क्या है, ये भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है, इसलिए यही विपक्षी दल होगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, अब यह क्या करती है, सभी नागरिकों में समानता की बढ़ावा देती है। तो हाँ भैया देती है। ये क्या है, हमारा संविधान ही कह रहा है कि सभी नागरिक संविधान के समक्ष समान होंगे। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, ये भी सही है। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, अपमान कर रहे हैं तो मानहानि हो की दावा हो सकता है। ए और बी दोनों, या फिर ऊपर इसमें से कोई नहीं। तो हमने देखा कि ए और बी हमारे दोनों सही जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक मतलब जिसमें धातु ना हो। अब ऑप्शन कह रहा है बॉक्साइट, जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जिसमें कोई भी धातु नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कैसा खनिज होता है? अभ्रक अधात्विक खनिज होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूलना नहीं है और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। ऑप्शन है 2010, 2001, या 2005, या फिर 1990। तो ये कहाँ है? 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन मतलब जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मतलब चला आ रहा है और वही अभी भी किया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा अभी नवीन खोज है। ज्वारीय ऊर्जा ये भी सब लोग नहीं करते हैं। कोयला, हाँ कोयले से पहले खाना वगैरह बनता था, आज भी बनता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का भी अभी नवीन खोज है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आपको आपको सब कुछ करके आना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो सकता। आप पढ़कर जाइए और मेरा दावा है यहीं से आपके सारे प्रश्न फंसेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी? अब देखिए कृषि क्षेत्रक जो होता है वो तो उत्पादन का काम करता है और उससे निर्माण का कार्य करता है द्वितीयक क्षेत्रक। तो द्वितीयक क्षेत्रक जो होता है वो कृषि का सहायक क्षेत्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी वाला आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? असंगठित मतलब जिसका कोई संगठन ही नहीं होता है। तो क्या वो दैनिक कृषि मजदूर है, या फिर बैंक मैनेजर हैं, या सैनिक हैं, या राजपत्रित अधिकारी हैं? तो बेटा राजपत्रित अधिकारी, सैनिक, बैंक मैनेजर ये सभी एक संगठित होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा होते हैं। लेकिन दैनिक कृषि मजदूर जो होता है ये कैसा होता है? ये असंगठित मजदूर श्रेणी में आता है। अगला कह रहे हैं, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में अगर बात करें तो ऑप्शन है इसमें यूरेनियम, कोयला, थोरियम, या खनिज तेल। तो इसमें बाबू थोरियम पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपका एकदम से सीधे ऐसे ही पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से बेहतर है? दृष्टि से भारत से बेहतर है? तो बेटा ये 2019 के सूचकांक के आधार पर पूछा गया प्रश्न है। ये है ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका, और डी है नेपाल। तो इसमें 2019 में भारत से बेहतर स्थिति में श्रीलंका था मानव विकास सूचकांक में।
अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप एकदम से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? अब देखिए ये 1960 है। आर्थिक उदारीकरण मतलब कि जैसे आप हमारे यहाँ आइए, अपना उद्योग लगाइए, अपना पैसा लगाइए और यहाँ पर हमारे व्यापार कीजिए। तो भारत ने इस सोच के साथ किया था कि जब आप हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे तो हम लोगों हमारे यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार भी तो देंगे। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। कब किया गया था? 1991 में। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट डॉट में सम्मिलित है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब जो कृषि से उत्पादन होता है उससे जो उत्पादन हो, जैसे कि मान लीजिए कपास उत्पादन हुआ, कपास से सूती वस्त्र बनाया गया, तो कपास से जो सूती वस्त्र बनाया द्वितीयक है, लेकिन ये पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर है ना। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब होगा, बी फॉर बॉय, यानी द्वितीयक क्षेत्रक इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? यंग इटली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, या फिर ज्यूसेपे मैत्सिनी, या फिर ऑटो वान बिस्मार्क, या फिर ज्यूसेपे गैरीबाल्डी। तो इसमें बेटा यंग इटली का स्थापना किया था ज्यूसेपे मैत्सिनी ने। ये आपका बी वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। कार्नला से संबंधित देश है। देखिए अभी हमने कहा था कि कार्नला को प्रतिबंधित क्यों किया गया, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस देश से संबंधित है। जर्मनी से है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है कि फ्रांस से है या फिर ब्रिटेन से है। तो जो कार्नला था ना, कार्नला मतलब मक्के का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, तो ये उससे है और ये है ब्रिटेन से संबंधित। कहाँ से है? ब्रिटेन से संबंधित ये आप लोगों का है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट, नाम बहुत सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाकू व्यक्ति था। तो पूछ रहे हैं कि इसकी पराजय कब हुई थी? तो 1810 में, या 1815 में, या 1817 में, या फिर 1818 में। तो इसकी पराजय हुई थी बाबू 1815 में। कब हुआ था? 1815 में इसकी पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, महामंदी का सबसे बुरा असर कब पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहाँ पर पड़ा? यानी तकनीकी पर, या कृषि क्षेत्र पर, या परिवहन पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी हाल ही में आप लोगों ने कोरोना तो देखा ही है। कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ था? जो निचला वर्ग था, जो प्रतिदिन कमाता खाता था, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था ना। तो अगर इन सभी ऑप्शनों में हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा निचला वर्ग कौन है? कृषि क्षेत्रक हैं, यानी जो कृषि उत्पादक वाले हैं, किसान लोग हैं, वही इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे महामंदी में भी, क्योंकि इन्हीं के पास इनका जो उत्पादन था वो अच्छे दामों पर नहीं बिक पा रहा था, जिससे इनको आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, देखिए गुलामगिरी, गुलामगिरी कई बार पूछा गया है। गुलामगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुलामगिरी किसकी रचना है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिबा फुले, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी, और डी है मोतीलाल नेहरू। तो अगर हम बात करें गुलामगिरी की, तो ये लिखा था ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। इसको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में संबंधित है? अब देखिए ऑप्शन ए है प्रतिरक्षा, बी है कृषि, सी है शिक्षा, डी है व्यापार। अब अगर हम बात करें कि संघ सूची में, संघ सूची का मतलब होता है कि जिस पर केवल केंद्र देख रेख करे। तो व्यापार है, व्यापार तो दोनों देखते हैं। शिक्षा भी दोनों जगह दोनों लोग नियम बनाते हैं, कानून मतलब राज्य भी और केंद्र भी। कृषि दोनों लोग इसके लिए नियम बनाते हैं। लेकिन अगर प्रतिरक्षा की बात करें तो प्रतिरक्षा यानी कि सीमाओं की, देश की सीमाओं की रक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? संघ के पास होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरक्षा वाला। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान की अगर बात करें तो संविधान में 3 सूची है, 8 अनुसूची है और 395 मूल अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं।
तो इसमें जो भाषा को रखा गया है, भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप अंत तक जरूर देखें। मेरा दावा है इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। आप लोग जब 11 तारीख को वहाँ से 11:45 पर निकलेंगे ना, तो हंसते हुए निकलेंगे अगर पूरा वीडियो देख करके गए हैं तो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, कह रहे हैं ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो सही चीज़ है, धर्म के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यही गलत है भैया, क्योंकि जो भारतीय संविधान है ये किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। और ऑप्शन देख लीजिए, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, या फिर किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये क्या है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यही ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो राजतंत्र में तो एक राजा शासन करता है ना, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए नेता शासन करते हैं। तानाशाही मतलब उसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं होता है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था से इतर है, भिन्न है, अलग है, तो वो कौन सा है? वो है, अब ऑप्शन ए है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, या फिर व्यक्ति की गरिमा, या फिर बहुसंख्यकों का शासन, या फिर कानून के समक्ष समानता। तो देखिए, लोकतंत्र की बात करें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए, कानून के समक्ष समानता भी होनी चाहिए। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन अगर हो जाएगा तो जो अल्पसंख्यक है ना, वो तो रह ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, पूरा देखे बिना नहीं जाना है। हाँ, बिल्कुल जुड़े रहिए अंत तक। और एक दावा के साथ मैं कह रहा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये आपका जरूर आएगा बोर्ड पेपर में। अगला कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? उत्पत्ति के आधार पर हमसे क्या पूछ रहा है? उत्पत्ति के आधार पर। अब ऑप्शन है केवल जैव, या केवल अजैव, या फिर जैव और अजैव दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो ये उत्पत्ति के आधार पर जब देखेंगे तो जैव और अजैव दोनों होते हैं। क्या होता है? दोनों होते हैं। कुछ संसाधन जैव होते हैं, कुछ संसाधन अजैव होते हैं। अगला कह रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? तो अगर बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की, तो क्या ये न्यूयॉर्क में हुआ था, या फिर रियो डी जेनेरो में हुआ था, या फिर पेरिस में, या फिर नई दिल्ली में? तो जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ना, ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में ये आप लोगों का हुआ था, जो कि कनाडा में पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय। खरीफ में पहले तो जान लो कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो खरीफ में जैसे धान है, जूट है, कपास है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब क्या ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, या अक्टूबर दिसंबर में, या फिर मार्च से मई में, या फिर अगस्त से अक्टूबर में? तो जो खरीफ की फसलें हैं बेटा, ये जून से जुलाई के मध्य में बोई जाती हैं। जैसे धान का आप लोग देखते हैं पौध, यानी नर्सरी वर्सरी कब लगाते हैं? तो जून जुलाई में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिलता हो। क्या लौह अयस्क से हमें कोई ऊर्जा मिलता है, मतलब उसमें ऊर्जा, या किसी भी प्रकार का? क्या अभ्रक से कोई ऊर्जा मिलता है, या प्राकृतिक गैस से मिलता है, या चूना पत्थर से? तो बाबू आप लोग जो प्राकृतिक गैस है ना, ये भी खनिज की श्रेणी में आता है। और प्राकृतिक गैस देखे होंगे घरों में आपके एलपीजी वगैरह जो चलता है, गैस सिलेंडर, उसमें एलपीजी गैस भरी जाती है, वो सब प्राकृतिक गैसों से ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है?
अब देखिए लोहा एवं इस्पात उद्योग, तो क्या इसका लोहा और इस्पात का खेतों में उत्पादन होता है? क्या लोहा और इस्पात का खेतों में उत्पादन होता है? नहीं होता है ना। क्या सूती वस्त्र उद्योग है? हाँ हो सकता है। क्या रासायनिक उद्योग है? तो नहीं है। क्या सीमेंट उद्योग है? तो ये भी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये कौन सा होगा बाबू? ये होगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या, रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश भारत में है, भारत से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन इसमें है 16, बी नंबर पर है 18, सी नंबर पर है 10 और डी नंबर पर है 12। तो इसमें कुल कितने प्रखंड हैं? इसमें कुल मिलाकर के 18 प्रखंड हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की श्रृंखला को। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। तो भैया सूचना और संचार ये तो सेवा क्षेत्र में आ गया ना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा होता है। चतुर्थक कोई होता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है? तृतीय क्षेत्रक का उदाहरण है। कैसा है बेटा? तृतीयक का है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। पारित ये पूछ रहा है, क्या 1992 में या 1986 में या 1990 में या 1995 में? तो ये हुआ था बाबू 1986 में। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है, किसी देश का विकास आधारित होता है तो किस पर आधारित होता है ये बताना है। प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर औसत साक्षरता दर पर, या फिर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपयुक्त सभी पर। तो किसी देश का विकास कब संभव है? जब वहाँ की आय बढ़िया होगी, हर व्यक्ति कमाएगा, वहाँ पर सभी लोग साक्षर होंगे, सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अंत तक जुटे रहना है और हटना नहीं है, ना ही कहीं जाना है। हाँ, अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मनरेगा कार्यक्रम की बात करें, क्या ये सन 2000 में प्रारंभ हुआ था, या 1995 में प्रारंभ हुआ था, या सन 2005 में हुआ था, या 2010 में? तो बेटा मनरेगा, मनरेगा मतलब जिसको आज हम लोग गाँव में नरेगा कहते हैं, नरेगा। तो नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? सन 2005 में हुआ था। अगले प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। अगले प्रश्न की श्रृंखला कह रही है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? और जिस देश से इसका संबंध था उसी देश से का इसने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका कब हुआ था? क्या ये जर्मनी में या ब्रिटेन में या इटली में या फ्रांस में? तो ये कहाँ था? ये जर्मनी में था। कहाँ था बाबू? ये आपका जर्मनी में था। हाँ बिल्कुल, जर्मनी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1760 में, या 1770 में, या 1789 में, या 1795 में? तो अगर हम लोग बात करें फ्रांस की क्रांति की ना, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अब ऑप्शन दे रहा है फ्रांस, या ब्रिटेन, या अमेरिका में, या भारत में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था बाबू? ये हुआ था अमेरिका में, अमेरिका में। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट, अफ्रीका में एक आया था रिंडर पेस्ट। तो पूछ रहे रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या एक फूल था, या एक जानवर था, या एक बीमारी थी, या फिर एक स्थान था? तो जब हम बात करेंगे रिंडर पेस्ट की, तो रिंडर पेस्ट जो थी ना, यह एक प्रकार की बीमारी थी। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना चल रहा था, कोरोना से आप लोग भली भांति परिचित हैं, इसीलिए मैं उसका बार बार नाम ले रहा हूँ। चलिए, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है,
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज हम लोगों से पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन दे रहा है बाल गंगाधर तिलक, या फिर अरोड़ा आसफ अली, या फिर सरदार पटेल, या फिर महात्मा गांधी। तो अगर बात करें हिंद स्वराज की, तो इसके थे महात्मा गांधी जी थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, समस्त प्रश्नों को करके आना है। हाँ, अब देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जैसे 3 सूची बना दी गई, 3 मतलब सूची बन गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब मान लीजिए कोई ऐसी विषय हो गया कि जो ना तो संघ सूची में शामिल है, ना ही समवर्ती सूची में शामिल है, ना ही राज्य सूची में शामिल है, तो उसका निरीक्षण कौन करेगा? तो उसका निरीक्षण राज्य करेगा कि संघ करेगा कि दोनों करेंगे या कोई नहीं? तो बेटा उसका निरीक्षण करेगा संघ। कौन करेगा? संघ करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? मतलब लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वैध शासन, या फिर पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो देखिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और उत्तरदायित्व भी होता है। बात करें वैध शासन की तो वो तो होना ही चाहिए। तो इसलिए इसमें से चारों ऑप्शन आपका सही है, यानी इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया कि कौन सा विषय संघ सूची में है। प्रतिरक्षा है कि कृषि है कि शिक्षा है कि व्यापार है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे करके ही आना है, छोड़ना नहीं है। तो इसमें कौन है? इसमें है प्रतिरक्षा। क्या है? प्रतिरक्षा है, मतलब रक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है संघ की, यानी केंद्र सरकार की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे गलत कराते हैं। तो देखते हैं आप लोग इसको मन में क्या सोचे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त, दूसरा है 10 दिसंबर, तीसरा है 1 जनवरी और चौथा है 26 जनवरी। तो 15 अगस्त की बात करें तो इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और अगर हम बात करें 26 जनवरी की तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत फास्ट, वेरी फास्ट रिवीजन है आपका, बहुत जल्दी आपका ये रिवीजन होगा, इसलिए आप लोग इसे जल्द से जल्द सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास भी। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करते रहिए। हाँ, लाइक करते रहिए, बहुत मेहनत लगता है क्लास बनाने में, आप लोगों को पता है। अगला देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन सा बिंदु नहीं है? क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, या फिर व्यक्ति की गरिमा है, या फिर मतलब या फिर बहुसंख्यकों का शासन है, या कानून के समक्ष समानता? तो बेटा है क्या इसमें? इसमें बहुसंख्यकों का शासन ही जो आपका है, यही क्या है? यही कानून में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सोपानी खेती किस राज्य की है? मतलब सोपानी खेती किस राज्य में किया जाता है? पंजाब में, या फिर हरियाणा में, या फिर उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में? सोपानी खेती मतलब कि सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और उत्तराखंड में अधिकांश भाग क्या है? पर्वत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? रोपड़ कृषि मतलब जिसकी रोपाई की जाती है, जैसे अपने यहाँ धान होता है, पहले उसका पौध डाला जाता है, नर्सरी लगाई जाती है, उसके बाद में उसका रोपड़ किया जाता है। तो ऑप्शन है कहवा, कपास, तिलहन, गेहूँ। कौन सा है इसमें? तो इसमें बेटा जो कहवा है, यानी चाय, कॉफ़ी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉफ़ी बोलते हैं। कहवा ही क्या है? रोपड़ कृषि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत मतलब कि जिस पर बहुत सारी चीज़ें टिकी हों। तो ऑप्शन क्या है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक या सोना? तो देखिए आप लोग कोई भी चीज़ जाते हैं लेने तो उसमें लोहा जरूर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, लौह अयस्क, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? गैर परंपरागत मतलब जो परंपरागत नहीं है,
अब ऑप्शन दे रहा है खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। तो जब गैर परंपरागत की बात आएगी तो उसमें आपका सही जवाब क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या जवाब होगा? सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो भारत के कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मतलब जैसे जहाँ पर तार, चिप, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें हैं ना, वो बनाई जाती हैं। तो क्या ये कानपुर है या फिर बंगलुरु है या अहमदाबाद है या मुंबई है? तो बेटा इसका सही जवाब होगा ना बंगलुरु। क्या होगा? बंगलुरु। अब अगला प्रश्न है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। तो आप लोग भी जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा परिवहन के लिए क्या सड़क परिवहन है या वायु परिवहन है या रेल परिवहन है या फिर पाइपलाइन है? तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या है? सड़क परिवहन ही है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? औद्योगिक क्रियाएं मतलब जहाँ पर उद्योग हो, उद्योग अर्थात विनिर्माण यानी कि निर्माण किया जाता हो वस्तुओं का। तो क्या ये प्रथम क्षेत्रक में होगा या द्वितीय क्षेत्रक में होगा या तृतीय क्षेत्रक में होगा या चतुर्थ क्षेत्रक में होगा? तो ये बाबू होता है द्वितीय क्षेत्रक में। निर्माण जितने भी आते हैं वे सभी कहाँ जाते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक। देखिए अभी 2019 के अनुसार पर आया था, अब 2018 के आधार पर पूछ रहा है कि भारत से बेहतर किसका है, मतलब किसका उच्चतम स्तर पर है? तो क्या बांग्लादेश है या श्रीलंका है या भारत है या नेपाल है? तो इसमें भी बेटा श्रीलंका ही होगा। 18 और 19 दोनों में श्रीलंका बहुत ही बेहतर रहा है, बहुत ही बेहतर इसका परफॉर्मेंस रहा है मानव विकास सूचकांक में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए उपभोक्ता मतलब संरक्षण दिवस या उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा दिवस, ये तो हम लोगों ने देख लिया, मतलब ये कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 नवंबर या 5 अप्रैल या फिर 24 दिसंबर या फिर 22 फरवरी। तो ये कब होता है बाबू? ये होता है 24 दिसंबर को। कब होता है? 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है, मतलब जो बहुत सारी राष्ट्रीयों की कंपनियां हैं उनका सबसे आसान मार्ग क्या है? नए कारखानों की स्थापना या स्थानीय कंपनियों को खरीदना या स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी या धन का निवेश। तो अगर नए कारखानों का स्थापना करेंगे तो उन्हें ज़मीन ढूंढना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। अगर स्थानीय कंपनी को खरीद लेंगे तब भी उन्हें समस्याएं होंगी। तो सबसे बेहतर मार्ग है ना कि वो कंपनियों के साथ साझेदारी कर लें, शेयर मार्केटिंग कर लें, यानी शेयर कर लें। फिर अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपका पूछा जा सकता है, 100% चांसेस हैं, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 1788 में हुआ था या 89 में हुआ था या फिर 1790 में हुआ था या फिर 1787 में? तो अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें तो ये हुआ था 1789 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, छोड़ना नहीं है, जुटे रहना है और 100% करके आना है। हाँ, अब की बार एसएसटी में भी सबसे हाईएस्ट मार्क जाना चाहिए, मतलब क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि एसएसटी में नंबर नहीं मिलता, मैं कहता हूँ नंबर मिलेगा। आप अपने पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से मेहनत कीजिए, आपको यहीं से पूरा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ जिसमें आप लोगों का वंदे मातरम भी दिया गया है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये किसने लिखा था बाबू? क्या ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर शरत चंद्र चटर्जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये लिखा था बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसको यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में या फिर 1994 में या फिर 1992 में या फिर 1995 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1995 में। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए अभी कुछ देर पहले आया था इनकी पुस्तक का नाम, यहाँ पर पूछ लिया कि कौन सी पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन है गुलामगिरी या फिर स्त्री धर्म या फिर
आमार जीवन या फिर कथा सागर। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है बाबू ना, ये इन्हीं की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब बराबर का वितरण, उसमें शक्तियों का बराबर का बंटवारा से क्या मतलब है? सत्ता का संघीय वितरण। तो संघीय जब वितरण होगा तो उसमें केवल राज्यों को ही शक्तियाँ मिलेंगी। अगर अलगाववादी वितरण तो भैया उसमें तो बंटवारा हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अगर कहें केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा तो ये भी नहीं होगा। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, यही आपका सही जवाब है, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? राज्य नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, बी पर है त्रिपुरा, सी पर है हिमाचल प्रदेश और डी पर है जम्मू कश्मीर। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को जब विशेष राज्य के दर्जा से निकाला गया बाहर, तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? डी वाला सही हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसको अगर देख के गए ना तो पेपर आपका बहुत बेहतर जाएगा और आप लोग खुद कहेंगे कि सर जी बहुत अच्छा पेपर गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या धर्म का कोई स्थान नहीं होता, या फिर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, या फिर केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, या सभी धर्मों को समान समझा जाता है? तो बाबू अगर धर्म निरपेक्ष है मतलब वो किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देता है ना ही उसकी उपेक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अगला प्रश्न है, राजनैतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे राजनैतिक दल हैं तो उसमें चुनौती क्या होती है? तो चुनौती में देखिए आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। हाँ, ये भी एक चुनौती है कि अगर मतलब उनमें आंतरिक, राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो ये उनकी चुनौती है। परिवारवाद, अब सोचो कि अगर एक व्यक्ति के परिवार वाले ही सत्ता में, सरकार में रहेंगे तो फिर वो तो अपना मनमानी करेंगे। या फिर धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये भी एक चुनौती है। या फिर इनमें से सभी। तो बेटा ये आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? अवगुण मतलब कमी, अवगुण मतलब कमी। तो धनी व्यक्तियों का शासन, या फिर दलों में व्यक्तिवाद, या फिर बहुसंख्यक की प्राथमिकता, या इनमें से सभी। तो भैया मतलब धनी व्यक्तियों का शासन तो होता ही नहीं है क्योंकि जनता अपना सरकार चुनती है। अगर हम लोग बात करें दलों में व्यक्तिवाद तो अभी इसको सोच सकते हैं। और बहुसंख्यक की प्राथमिकता की अगर बात करें ना तो बहुसंख्यक की प्राथमिकता का कोई इसमें मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दलों में व्यक्तिवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए आप लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। मेरा दावा है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको पत्थर पर प्रहार करना है तो पत्थर के जैसा बनना होगा। अगर आपको समाज में कुछ बेहतर करना है, सबसे आगे निकलना है, तो सब लोगों से तेज दौड़ना होगा। और अगर इधर उधर दौड़े, अपने लक्ष्य को देखकर ना दौड़े, तो फिर आप कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। अब देखिए ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा है तो कौन सा होगा बेटा? इसमें आपका होगा हिंदी। राजभाषा हिंदी है। भारत के मतलब भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर को प्रयुक्त करने वाला कौन सा होगा? क्या एल्युमिनियम है, या सीमेंट है, या चीनी है, या पटसन है? तो भैया इसमें जो सीमेंट उद्योग है ना, यही आपका सही जवाब होगा। यही क्या होगा? सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं जिसमें पूछ रहा है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? उदारीकरण मतलब वही आर्थिक उदारीकरण।
तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में या 1989 में या 1995 में या 1960 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये आपका हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें देखिए, ऑप्शन ए है आपका 5 अप्रैल, ऑप्शन बी आपका है 22 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 नवंबर और ऑप्शन डी है 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बेटा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या ये नवीकरणीय है, मतलब कि क्या लोहे को आप बार बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या फिर प्रवाह है, या फिर जैव है? क्या लोहे में जीवन होता है, या फिर अनवीकरणीय? तो ये बाबू आपका है अनवीकरणीय, मतलब इसको आप पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? तो तांबा का प्रमुख उत्पादक ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। जब प्रमुख उत्पादक पूछेगा तो मध्य प्रदेश होगा, और जब प्रमुख भंडारक पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है, तो वो राजस्थान होगा। ठीक है, भूलना नहीं है, सबसे ज़्यादा भंडारण होता है राजस्थान में और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया जैसे इसमें कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, ये सभी जो है ना, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन है मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। तो जो मछुआरा है ये क्या होगा? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही कम स्लाइड बची है, यानी एक स्लाइड अब आपकी और बची है। पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सन 2005 में या 2010 में या 1999 में या 2001 में? तो बता दीजिए बाबू कब हुआ था? तो ये सन 2005 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? सन 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और ये सभी किसमें हैं? ये सभी आपके हैं मध्य प्रदेश में। ये सभी कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ सरिस्का, केवलादेव, घाना पक्षी विहार, भरतपुर, ये सभी रणथंभौर, ये सभी कहाँ के हैं? ये सब राजस्थान के हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा, जल्दापारा, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब बात करें कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें बाबू क्या है? काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है 1970 में या 1969 में या 1979 में या 1967 में। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। तो ये बेटा रहा एसएसटी के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रही है, और पूरे एसएसटी का समझ लो इसमें सारांश ले लिया गया है। पूरे एसएसटी का इसमें सारांश ले लिया गया है। तो अब आप लोग बेटा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद में लाइक कीजिए। क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कैसा लगा वीडियो आपको, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे अगले वीडियोज़ में, जिसमें हम लोग मैप के यानी भारत का जो नक्शा है ना, उसके प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।